हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दृष्टि का घटना चेक करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत सामान्य ज्योग्राफी के क्वेश्चन के। तो आज का टॉपिक देखते हैं भारत की प्रजाति और जनजातियाँ। इससे संबंधित तथ्य देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है गोंड जनजातीय समूह। जनगणना 2011 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है तो भील है। भारत की जनजातियाँ हम लोग देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे लद्दाख में बरकवाल, चांगमा, हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जा, डोगरा है यहाँ जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। उत्तर प्रदेश में अंगारिया, झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव हो, बिहार में बैगा, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मेकिर, मिसमी, असम, मेघालय, मणिपुर, कुकी, लुसाई। मेघालय में आगामी और खासी है। उड़ीसा में भूमिज, भुइया और खोंड है। तेलंगाना में यरूकाला है। आंध्र प्रदेश में गोंड और बांजरा है। टोडा, तमिलनाडु। केरल में मोपरा और कादर, चेंचू है। गुजरात में भील और डाफर। जनजाति हम लोग देखें। जनसंख्या प्रतिशत 8.6। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में। भारत का बृहत्तम जनजातीय समूह है भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रमुख जनजातियाँ उत्तराखंड की पहाड़ी और उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में हम लोग देखें निवास स्थल है। भोटिया जनजाति के विशिष्ट तथ्य है। विशेष मंगोल प्रजाति से संबंधित अन्य नाम भोट या भूटानी। विशेषता ऋतु प्रवास। अगला हम लोग देखें थारू के बारे में। विस्तार क्षेत्र उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के तराई क्षेत्र से संबंधित। धर्म हिंदू। शोक पर्व दीपावली। प्रथा संयुक्त परिवार। वंशज किरात वंशी। विशेषता उत्तराखंड राज्य में अस्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति। जौनसारी जनजाति विवाह प्रथा बहुपति विवाह। अन्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अगला है अस्थायी निवास देखें। उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग। संबंध राजपूत वंश से। विवाह प्रथा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। राजी जनजाति अस्थायी निवास उत्तराखंड मुख्य एवं उत्तर प्रदेश। स्थानीय नाम बरनौत। धर्म हिंदू। कृषि झूमिंग प्रथा। खरवाड़ जनजाति देखिए। निवास स्थान उत्तर प्रदेश गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, वाराणसी। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। विशेषता अत्यंत क्रोधी स्वभाव, शारीरिक रूप से मजबूत। अगला है संथाल जनजाति के विशेषता निवास स्थल संस्थान संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित। वर्तमान निवास बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। 2011 की जनगणना के अनुसार शारीरिक रचना द्रविड़ समुदाय के अनुरूप। मुख्य आहार चावल। अगला हम लोग देख सकते हैं गद्दी जनजाति के बारे में। निवास स्थान पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, चंबा जिला आदि। जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक। जनगणना 2011। विशेषता गढ़वा, राजस्थान, शासकों के वंशज। गोंड जनजाति नामकरण गोंडवाना लैंड के मुख्य मूल निवासी होने के आधार पर। वर्तमान क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात आदि। व्यवसाय आखेट करना, मछली पकड़ना। कृषि स्थानांतरित कृषि। पोशाक वस्त्र कम मात्रा में पहनना। महिलाओं में आभूषण पहनने का प्रचलन अधिक। प्रथा पशु बलि महत्वपूर्ण प्रथा। भील जनजाति निवास स्थल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। संस्कृति घूमर नीति की विशेष महत्व। उत्पत्ति भील शब्द तमिल भाषा के बिलवर शब्द से जिनका अर्थ है धनुष्कारी। अगला है मुंडा जनजाति के विशेषत्व में। निवास स्थल झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार। प्रमुख त्यौहार भांगे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई। फूलों का त्यौहार सरहुल त्यौहार का उत्सव मार्च अप्रैल। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह से संबंधित। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए। सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है तो भूटिया। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति है थारू।
गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी, बाड़ी आदि प्रमुख जनजातियां पाई जाती है। धौलाधर श्रेणी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित जनजाति है तो संथाल। कोरवा जनजाति निवास मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में, आहार कंदमूल, फल। कोल जनजाति निवास बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। व्यवसाय मुख्यतः कृषि। मंगानियर जनजाति निवास राजस्थान का रेगिस्तान। धर्म इस्लाम। परंपरा संगीत के लिए विख्यात। अन्य क्षेत्र पाकिस्तान का सिंध प्रांत। खासी जनजाति निवास मेघालय, असम, मिजोरम। मुख्यतः कृषि, झूमिंग प्रथा। अगला हम लोग देख सकते हैं टोडा जनजाति निवास क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अन्य नाम टोडी या टूडा। मान्यता आर्यों के वंशज। मुख्य व्यवसाय पशुचारण, वैवाहिक प्रथा, बहुपति विवाह। जारवा जनजाति निवास दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप। नोट भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति। अगला हम लोग देख सकते हैं ओंगे जनजाति निवास क्षेत्र लघु अंडमान द्वीप का पश्चिमी हिस्सा। संबंध नेग्रिटो प्रजाति से। सोम्पेन जनजाति निवास अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुख्यतः ग्रेट निकोबार प्रजाति मैग्लोइड। सेंटिनेली जनजाति निवास अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी सेंटिनेल द्वीप से। ग्रेट अंडमानी जनजाति निवास अंडमान द्वीप से। नागा जनजाति निवास नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। कृषि, झूमिंग। नोट नागा जनजाति अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं। चानिया जनजाति निवास लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जास्कर क्षेत्र। प्रजाति तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति। अगला हम लोग देख सकते हैं झारखंड की प्रमुख जनजातियां बैगा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार। अगला राजस्थान की प्रमुख जनजातियां भील, मीना, सहरिया, गरासिया, दामोर, पटेलिया। अगला हम लोग देख सकते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह संख्या 75। पूर्व नाम आदिम जनजाति समूह पीवीटीजी। निवास क्षेत्र भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। विशेषता कृषि, पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या, अर्थव्यवस्था के निर्वाह स्तर। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तत्व मानवीय गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निश्चित घोषित कर दिया गया वह है जारवा जनजाति। ओंगे सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, जारवा और सोम्पेन है एक कमजोर जनजातीय समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में एकमात्र मानवा कपी पाया जाता है। असम का श्वेतभौ गिबन। सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति है लिम्बू या याकथुम। वह जनजाति जिसमें विवाह को वाफला या बुफला कहा जाता है तो संथाल कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें सामाजिक संस्था घुमक्रिया का संबंध है उराव जनजाति से। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है संस्कृति, विशेषीकरण और विभिन्न आवास। हलाम और नोटिया जनजाति से संबंधित राज्य है त्रिपुरा। रसोई घर को लाल बंगला कहे जाने वाली जनजाति है भुंजिया। पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है कमार जनजाति का। बिलवा नृत्य का संबंध है बैगा जनजाति से। गोदना गोदाने वाली सूची जनजाति है ओझा। भारत के विभिन्न भाषाओं का समूह है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषा मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि। द्रविड़ समूह की भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, उड़ाव, बहुमनी आदि। अष्टिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि। अष्टिक समूह की भाषाएं भारतीय जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषाएं। अगला है परीक्षा उपयोगी तथ्य है भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला बंगाली। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया ओडिशा को। विश्व में 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला और बंगाली। अप्रवाह तंत्र हम लोग देख सकते हैं हिमालयी नदियाँ। नोट हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अप्रवाह का उदाहरण है। यह हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही है अतः इनके द्वारा गौर्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी उद्गम गंगोत्री हिमालय के गोमुख से। अन्य नाम पद्मा, मेघना। अप्रवाह पूर्ववर्ती जल त्याग बंगाल की खाड़ी में।
मुख्य तत्व महत्वपूर्ण तत्व देखिए, गंगा संयुक्त रूप से भागीरथी और अलकनंदा नदियों का है। गंगा मैदानी भागों को प्रवेश करती है हरिद्वार में। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है हुगली और मेघना नदियों के मध्य। अलकनंदा नदी अप्रभा, चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिला। तटीय शहर बद्रीनाथ, देवप्रयाग, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम। अगला हम लोग देख सकते हैं मंदाकिनी नदी उद्गम चेराबाड़ी ताल, संगम काली गंगा नदी से सोनप्रयाग में। अप्रवाह केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य। तटीय शहर केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम। अलकनंदा नदी उत्पत्ति अलकापुरी स्थित सतोपद शिखर के हिमनद से। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल। गंगा की सहायक प्रमुख हिमालयी नदियाँ यमुना नदी उद्गम यमुनोत्री हिमालय, संगम गंगा नदी से प्रयागराज। प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन। शारदा नदी उद्गम मिलाम हिमनद नेपाल हिमालय। अन्य नाम नेपाल में गौरी गंगा, भारत नेपाल सीमा पर काली नदी। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी। संगम घाघरा नदी बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश से। रामगंगा नदी उद्गम दूधा टोली श्रेणी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, संगम गंगा नदी से। अन्य प्रमुख नदियाँ सोन नदी उद्गम अमरकंटक पठार, सहायक नदी गंगा नदी डायटक की, संगम गंगा नदी के पटना के निकट। बहाव उत्तर दिशा जलप्रपातों की श्रृंखला निर्मित करते हुए की ओर। दामोदर नदी उद्गम छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र झारखंड, संगम हुगली नदी से। विशेषता अचानक बाढ़ का आ जाना, उपनाम बंगाल का शोक या अभिशाप। अगला है चंबल नदी का उद्गम महू मध्य प्रदेश के निकट से। तटीय स्थल सवाई माधोपुर, धौलपुर आदि से। संगम इटावा के निकट यमुना नदी से। सहायक नदी खारीज आदि से। अगला है गोमती नदी उद्गम है गोमात ताल, फुलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। सहायक सई नदी, संगम गंगा नदी से गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। कोसी नदी उद्गम नेपाल हिमालय, संगम गंगा नदी से बिहार में। गंडक नदी उद्गम नेपाल हिमालय, संगम गंगा नदी से सोनपुर पटना। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत है गंडक नदी। राजस्थान कोटा के निकट गर्ज का निर्माण करती है चंबल नदी। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है तो काली नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है तो बेतवा नदी। बंगाल डेल्टा एक उप विभाग है मोरीबंद डेल्टा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। अगला हम लोग देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लोहित नदी उद्गम जयालचू पर्वत श्रेणी, पूर्वी तिब्बत। अप्रवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम। अगला हम लोग देख सकते हैं सुबरसिरी नदी उद्गम हिमालयी क्षेत्र, अप्रवाह क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, चीन। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उद्गम आगसी ग्लेशियर, पश्चिमी तिब्बत। अप्रवाह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर। अन्य नाम सांगपो सापू, तिब्बत में। दिहांग अरुणाचल प्रदेश, भारत। ब्रह्मपुत्र असम, भारत। जमुना बांग्लादेश। सहायक नदियाँ जयमोली, तीस्ता, कामेंग, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, संकोश, पगलादिया, जिया, बरेली और लोहित। बराक नदी देखें उद्गम मणिपुर पहाड़ी, अप्रवाह मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश। अगला है तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियाँ सालवीन नदी, यांगस्टी नदी, चेंगजियांग, हुआंगो, पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखें यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। सिक्किम स्थित खांगचोंग छो हिमनदीय झील छोम्बो छू नदी के उद्गम होती है तीस्ता नदी। असम घाटी में गुफित जल मार्ग बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के असंघीय नमन के कारण। बंगाल का अभिशाप के नाम से जानी जाती है दामोदर नदी। अगला टॉपिक देखें दक्षिण भारत की नदियाँ। इसमें है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। फिर यहाँ राजस्थान में गुजरात में यहाँ पे काश की खाड़ी में लूनी है। चंबल, यमुना, रामगंगा, सिंध, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, पेनगंगा, वर्धा, मंजरा, भीमा, कृष्णा, गोदावरी,
ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां देखें, अरब सागर से गिरने वाली नदियां, बंगाल से गिरने वाली नदियां ज्वादरमुख का निर्माण करती है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी आदि। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, डेल्टा का निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी जैसी नदियां। नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत से, बहाव भ्रंश घाटी पश्चिम दिशा की ओर से, लंबाई 1312 किलोमीटर, जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर, विशेषता ज्वादर नखमुख का निर्माण अरब सागर, जल प्रपात धुआंधार जबलपुर के निकट मध्य प्रदेश, ताप्ती नदी उद्गम बैतूल जिला के मुगताई के निकट, सतपुरा पहाड़िया मध्य प्रदेश, लंबाई 724 किलोमीटर, लंबाई अप्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर, विशेषता ज्वादरमुख एस्चुरी का निर्माण। अगला है गोदावरी नदी से विशेष तथ्य है, तो इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, मुहाना बंगाल की खाड़ी में। लंबाई देखें तो लगभग 1465 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। अप्रवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बृहद, सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती तथा वेनगंगा। प्रवाह क्षेत्र देखें, महाराष्ट्र 50% की भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुडुचेरी, यनम। महत्वपूर्ण तत्व देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है पश्चिमी घाट। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की घाटी स्थित है विंध्याचल उत्तर दिशा और सतपुरा दक्षिण दिशा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा और बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी नदी मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा उत्पादित। कृष्णा नदी उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से, लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर, सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। मुहाना बंगाल की खाड़ी में, अप्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य 1957 से। अगला हम लोग देखें कावेरी उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग कर्नाटक से, लंबाई 800 किलोमीटर, अप्रवाह क्षेत्र 81,155 वर्ग किलोमीटर, मुहाना तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में, अप्रवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में। विशेष तत्व श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण। सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। जल प्रपात शिव समुद्रम, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात। अगला हम लोग देखें महानदी के विशेषता उद्गम सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला छत्तीसगढ़, सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल। डेल्टा का निर्माण पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में, अप्रवाह छत्तीसगढ़ उड़ीसा, लंबाई 851 किलोमीटर। ये है महानदी के विशिष्ट। परिचय उपयोगी तत्व देखें, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। दक्षिण भारत की नदियाँ अप्रवाह तंत्र रखती है, वृक्षनुमा अप्रवाह तंत्र। केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात नदी घाटी का संबंध है चंबल नदी से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी नदी का। अगला हम लोग देख सकते हैं अन्य प्रमुख नदियाँ। सतलज नदी उद्गम राकसताल, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के निकट से, भारत में प्रवेश शिवकिला लाख के पास, हिमाचल प्रदेश। संगम सिंधु नदी मिठनकोट पाकिस्तान में से, लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर। सोन नदी के विशिष्ट उद्गम स्रोत शहडोल जिला मध्य प्रदेश, अमरकंटक, अप्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। सहायक नदी रिहंद, उत्तरी कोयल आदि। संगम गंगा नदी पटना के निकट से। कोसी नदी के विशिष्ट देखें, उद्गम गोसाई स्थान के उत्तर से पूर्वी नेपाल, लंबाई लगभग 720 किलोमीटर। विशेषता आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध। धाराएं 7 है प्रमुख, अरुणा। अन्य नाम है बिहार का शोक। संगम गंगा नदी के से भागलपुर बिहार। अगला हम लोग देख सकते हैं दामोदर नदी उद्गम स्रोत है छोटा नागपुर, पटारा, प्रवाह भ्रंश घाटी में भी। सहायक नदियाँ बराकर, जमुनिया, बरकी आदि। लंबाई 592 किलोमीटर। अन्य नाम भारत का रूर। संबंधित नहर एडन नहर 1938। तटीय स्थल रजरप्पा शक्तिपीठ। दामोदर और भैरवी नदी का संगम। संगम हुगली नदी से। हंगरी नदी देखिए उद्गम पश्चिमी घाट श्रेणी से, प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। संगम तुंगभद्रा नदी से।
झेलम नदी के विशेषता देखें तो उद्गम है बेरीनाग झील पीर पंजाल श्रेणी से, संगम देखें चिनाब नदी से, सहायक नदी किशनगंगा पाकिस्तान में, नीलम नाम श्रीनगर प्रमुख तटीय शहर। लूनी नदी का उद्गम स्रोत देखें दक्षिण पश्चिम अजमेर अरावली पर्वत, लंबाई 320 किलोमीटर, विशेषता कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त। अगला देखिए श्योक नदी उद्गम रीमो हिमानी से, अन्य नाम मृत्यु की नदी काराकोरम क्षेत्र में, संगम सिंधु नदी से। जास्का नदी का उद्गम सरयू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश लद्दाख की सीमा, नियमित संरचना गहरे गर्ज जास्कर श्रेणी में, संगम सिंधु नदी से नेमू के समीप, लंबाई लगभग 150 किलोमीटर। सिप्ती नदी उद्गम कुजुम दर्रा से, अप्रवाह लगभग 60 मील, संगम सतलज नदी से नामगिया गांव के पास किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। काली नदी उद्गम पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिंगी गांव से कर्नाटक, मुहाना अरब सागर में, लंबाई लगभग 184 किलोमीटर। अगला देखिए संकोस नदी उद्गम उत्तरी भूटान में, सीमा निर्धारण पश्चिमी बंगाल और असम के मध्य, संगम ब्रह्मपुत्र नदी से असम बांग्लादेश सीमा के समीप। माही नदी उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में, अप्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात राज्य, मुहाना खंबात की खाड़ी में। अगला हम लोग देख सकते हैं मीठी नदी उद्गम बिहार झील मुंबई से, लंबाई 18 किलोमीटर, मुहाना अरब सागर माहिम खाड़ी के समीप। किपली कोपली नदी उद्गम मेघालय पठार से, सहायक ब्रह्मपुत्र तटीय शहर कामरूप नगर। परीक्षा दृष्टि देखें झेलम और रावी नदियाँ पाकिस्तान में झंग के निकट मिल जाती है चिनाब नदी से। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है दामोदर नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है लूनी नदी। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत है गंडक नदी। संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। अगला देखिए नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं भागीरथी नदी तटीय शहर और उत्तरकाशी उत्तराखंड। भागीरथी अलकनंदा नदी के संगम पर तटीय शहर देवप्रयाग। अगला हम लोग देख सकते हैं गंगा नदी से यमुना नदी का संगम में देख सकते हैं प्रमुख तटीय शहर गंगा नदी के हरिद्वार उत्तराखंड, फतेहपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार, पटना बिहार। संगम प्रयागराज में, पूर्व नाम इलाहाबाद। यमुना नदी के प्रमुख तटीय शहर नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। कृष्णा नदी देखें तटीय शहर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सहायक मूसी नदी तटीय शहर हैदराबाद। सतलज नदी तटीय शहर लुधियाना फिरोजपुर पंजाब। अगला है गोदावरी नदी तटीय शहर नांदेड़ नासिक राजमुंद्री। नांदेड़ महाराष्ट्र में है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। झेलम श्रीनगर सिंधु लेह, सतलज लुधियाना, साबरमती अहमदाबाद गांधीनगर, गोमती लखनऊ, ताप्ती सूरत और बैतूल, स्वर्णरेखा जमशेदपुर, सरयू अयोध्या, राप्ती गोरखपुर, रामगंगा बरेली। महत्वपूर्ण तथ्य असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर स्थित है क्रमशः इंद्रावती नदी और नर्मदा नदी के तट पर। उड़ीसा का कटक शहर अवस्थित है महानदी के तट पर। पंढरपुर महाराष्ट्र शहर स्थित है चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है कावेरी नदी के तट पर। कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। उत्तराखंड मंदाकिनी नदी तटीय शहर गौरीकुंड, रामबारा, गुप्त काशी। अलकनंदा नदी तटीय शहर गोविंद घाट। अगला हम लोग देख सकते हैं जलप्रपात और झीलें। जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकल्पित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य जलप्रपात है जोग, शरावती, कुंचिकल, वराही, शिवसमुद्रम, कावेरी। परीक्षा दृष्टि से देखें चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग प्रपात। वर्ल्ड वाटर फॉर्म्स डेटाबेस के अनुसार भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्र प्रपात। भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है
चित्रकूट प्रपात को। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित प्रपात है दूध सागर प्रपात। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी पर स्थित प्रपात है धुआंधार प्रपात। कोरापुट उड़ीसा में मंचकुंड नदी पर स्थित प्रपात है डोडमा प्रपात। घाट प्रभा नदी पर बेलगांव कर्नाटक में स्थित प्रपात है गोकाक प्रपात। चूलिया चंबल नदी राजस्थान, भालकुंड बीना नदी मध्य प्रदेश, लोंद बूढ़ा नदी झारखंड, अमृतधारा हंसदेव नदी छत्तीसगढ़। अगला टॉपिक है विविध। किसाऊ बांध निर्माण टोंस नदी पर, सहायक यमुना नदी। लाभान्वित राज्य है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। राजघाट परियोजना अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, निर्माण बेतवा नदी पर, अवस्थिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। बबली प्रोजेक्ट निर्माण गोदावरी नदी, अवस्थिति महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना। तिलैया बांध निर्माण बराकर नदी पर, अवस्थिति कोडरमा जिला झारखंड। अगला हम लोग देखें जल विद्युत परियोजना तपोवन और विष्णुगढ़ संबंधित नदी धौलीगंगा, अवस्थिति उत्तराखंड राज्य में। महत्वपूर्ण तथ्य भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिंद्राबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। महाकाली संधि फरवरी 1996 में हुई थी भारत और नेपाल के मध्य। वह बांध जिसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया गया था शिव समुद्रम। भारत की झीलें देखें, जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। अजमेर में अवस्थित है पुष्कर झील राजस्थान की, और विशेषता कृत्रिम झील है, निर्माण 12वीं सदी में। अगला अन्य झीलें देखें, डिडवाना, उदय सागर आदि। राजसमंद झील है कृत्रिम झील, अवस्थिति उदयपुर। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील, अवस्थिति माउंट आबू, आकृति कटोरे नुमा। अगला है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश झीलें। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, झेलम नदी पर निर्मित एक प्रकार की गोखुर झील। डल झील अवस्थिति श्रीनगर, मीठे पानी की झील। स्मरणीय तथ्य भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है कोलोरू झील। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि से संबंधित झील है अंडमुंडी झील। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित झीलें हैं हुसैन सागर और उस्मान सागर कृत्रिम। स्मरणीय तथ्य है श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है पुलिकट झील को। हरियाणा राज्य में स्थित है सूरजकुंड झील। हिमाचल प्रदेश में लाहौर स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण है गेपर झील। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील का उदाहरण है कोडाई कनाल झील। भारत की प्रमुख झीलें हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है नोको झील, किन्नौर जिला, रेणुका झील, सिरमौर जिला। हरिसर झील उत्तरी सरकार पे देखिए, खारे पानी का झील चिल्का झील, लंबाई 29 किलोमीटर, चौड़ाई 132 किलोमीटर, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। फिर उसके बाद चेम्बरबक झील, उद्गम स्रोत अडयार नदी का, जलापूर्ति चेन्नई महानगर को। भारत की प्रमुख झीलें देखिए तो अंचार झील, यहाँ फुलहर झील की अवस्थिति पीलीभीत, उद्गम स्रोत गोमती नदी की। पुलिकट झील अवस्थिति कोरोमंडल तट, विशेषता खारे पानी की लैगून झील, संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। भारत की प्रमुख झीलें देखें रूपकुंड झील, अन्य नाम रहस्यमयी झील, विशेषता एक प्रकार की हिमझील का उदाहरण। लोकटक झील विशेषता ताजे पानी की झील, संबंधित पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। पेरियार झील केरल, वेम्बनाथ झील कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर केरल। अष्टमुंडी झील कोल्लम जिला कोरल। अगला टॉपिक है जलवायु का मानसून से भारतीय मानसून का मार्ग एवं समय। तो ये हम लोग देख सकते हैं अरब सागर को हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 5 जून को यहाँ से जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मानसून के विशिष्ट तथ्य देखिए, हिंद महासागर है, यहाँ पर आर्द्र वायु की उत्तर दिशा की ओर बहाव, फिर दक्कन पठार, वर्षा, हिमालय, फिर तिब्बत का पठार, गर्म धरातल, गर्म वायु का ऊपर उठना, निम्न वायुदाब, मध्य एशिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मौसम शब्द से। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है मानसूनी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले देश का एक उदाहरण है भारत। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित हैदराबाद में है। महत्वपूर्ण तथ्य है भारत में ही अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से।
ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व की ओर होती है। भारत में मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है तमिलनाडु राज्य को। भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है सितंबर महीने से। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल राज्य में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है पुणे में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। अगला हम लोग देख सकते हैं, भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून से। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर विकसित हो जाता है निम्न वायुदाब क्षेत्र। हिंद महासागर ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ बना रहता है उच्च वायुदाब। जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है तो वर्षा काल में शुष्क दौर आता है। इसे कहते हैं मानसून का विच्छेद। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है भूमध्य रेखा के निकट। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की समान प्रवाह दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में प्रभावित होती है उत्तर पूर्व और पूर्व से। तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है उत्तर पूर्वी मानसून से। न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानसीराम मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख। वर्षा है भारत में वर्षा ऋतु सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य। विशेषता दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का प्रभाव निम्न वायुदाब उत्तर पश्चिमी भारत में निर्मित। विशेष तथ्य दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय त्वरित झंझावात के साथ घनघोर वर्षा के रूप में। मानसूनी पवनों की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर की शाखा। भारत वर्षा से संबंधित तथ्य सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय मेघालय। भारत वर्षा से संबंधित तथ्य है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मानसीराम में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा 549.2 मिलीमीटर दर्ज है। महत्वपूर्ण तथ्य भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू होने का कारण है सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ का दक्षिण की ओर घिसकना। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 1127 मिलीमीटर। भारत में अधिकतम लाभ देने वाली जल प्रबंधन युक्ति है वर्षा के जल का संचयन। झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कार्यान्वित है लगभग 40 जिला में। अगला है, कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार कही जाती है आम्र वर्षा। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग प्राप्त होती है 3%। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु आंध्र प्रदेश आदि में झंझावाती वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अगला है शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा की प्राप्ति उत्तर पश्चिमी भारत में अधिक भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। प्रमुख वर्षा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उच्च वायुदाब पश्चिमोत्तर भारत, सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर। भारत से पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवने के प्रभाव से वर्षा। प्राकृतिक आपदाएं नोट। भारत मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, पंख प्रवाह आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण है उपोष्ण पछुआ जेट पवनें। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र। शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब तथा निम्न वायुदाब की जो स्थितियाँ बनती उन्हें कहते हैं प्रति चक्रवाती स्थितियाँ। भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है हिमालयी क्षेत्र में। भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील है उत्तर दिशा की ओर। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से बांटा गया है 4 क्षेत्र में। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक प्रभावित होने की संभावना है भूकंप से। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत के भूकंपीय क्षेत्र। इसमें हम लोग देखें
भूकंप 2 में हम लोग देखें अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र, 3 जोन में देखें मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र, भूकंप के जोन में देखें 4 में गहन तीव्रता वाले और 5 में अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। जोन बी में हम लोग देखें प्रकृति अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र, क्षेत्र कारक 0.36 IS कोड के तहत संबंधित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ भाग बिहार, कुछ भाग कच्छ का रण, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भू क्षेत्र देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग। अब हम लोग जोन के बारे में देखें तो जोन 4 में प्रकृति गहन तीव्रता वाले क्षेत्र, क्षेत्र कारक 0.24 IS कोड के तहत संबंधित क्षेत्र दिल्ली गंगा का मैदानी क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र कोयना क्षेत्र, सिक्किम भू क्षेत्र देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% क्षेत्र। जोन के 3 क्षेत्र कारक 0.18 IS कोड के तहत संबंधित क्षेत्र लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का वांशिक क्षेत्र, लखनऊ सहित गंगा मैदानों के दक्षिणी भाग, भू क्षेत्र देश के कुल भू क्षेत्र का लगभग 30.4%। अगला है क्षेत्र कारक 0.10 IS कोड के तहत क्षेत्र निर्धारक जोन 1 और जोन 2 के सम्मिलित क्षेत्र है। प्रकृति सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला क्षेत्र 2 में हम लोग देखें भू क्षेत्र देश की कुल भू क्षेत्र का 41.4%, संबंधित क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग, कर्नाटक पठार, प्रायद्वीपीय पठार अर्थात जोन 2 के अंतर्गत। सुनामी शब्द का उत्पत्ति जापान से, TSU का देखिए अर्थ है हार्बस, नामी का अर्थ है वेव। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण है समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण समुद्र स्तर पर आए भूकंप। अन्य नाम बंदरगाही लहरें, भूकंपीय समुद्री लहरें। उदाहरण 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर को आई सुनामी से भारत में कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित। अगला है चक्रवाती तूफान। चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा में। भारत से संबंधित क्षेत्र अरब सागर चक्रवातों की संख्या कम, बंगाल की खाड़ी चक्रवातों की संख्या अधिक। भूस्खलन की परिभाषा गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया कारण सड़कें बांध बनाना आदि मानवीय क्रियाकलापों में वृद्धि, भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि। परिणाम हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति और बारंबारता में वृद्धि। अगला हम लोग देख सकते हैं मिट्टियाँ, काली मिट्टी अन्य नाम है कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चोनोजेम। निर्माण बेसाल्ट लावा के अपेक्षा एवं अपर्दन के कारण। विस्तार क्षेत्र दक्कन ट्रैप की उत्तरी भाग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर। देश के भौगोलिक क्षेत्र पर विशेषता लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ की कमी। काला रंग टिटैनी, फेरस, मैग्नीटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण। अगला हम लोग देख सकते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना वर्ष 1875, मुख्यालय नई दिल्ली 1944 में। विशेष देखें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी, पूर्व मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता 1905 में, शिमला 1928 में, पुणे। महत्वपूर्ण तथ्य देखें भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन स्थापना किया गया हैदराबाद में। चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य हैं। उड़ीसा केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए स्थापित किया बाढ़ पूर्वानुमान संगठन। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है लातूर, महाराष्ट्र में। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। अगला हम लोग देख सकते हैं परीक्षा दृष्टि से कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है मालवा पठार में। स्वतः जुताई वाली मिट्टी को कहा जाता है काली मृदा को। रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मृदा है काली मृदा। केप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य है एक परिपक्व मिट्टी। टैपियोगा और काजू की अच्छी उपज होती है लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है लौह ऑक्साइड। वह मिट्टी जो लौह की
अतिरेक होने के कारण अनवरत होती जाती रही है। लेटेराइट मिट्टी वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ठेलेदार हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखिए पहले यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी की विशिष्ट तथ्य है। सर्वप्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा वर्ष 1905। शब्दार्थ लैटिन भाषा शब्द लैटर के अर्थ है ईंट। विशेषता है उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी। निर्माण तीव्र निर्क्षालन के फलस्वरूप कारण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा। उर्वरता निम्न स्तर आर्द्र प्रदेशों की अपलक्षित मृदा का उदाहरण। खनिज तत्व लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता। नाइट्रोजन फॉस्फोरिक अम्ल पोटास चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी। विस्तार 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक विस्तार केरल मालाबार तट महाराष्ट्र दूसरा स्थान। अगला हम लोग देखिए लेटेराइट मिट्टी विस्तार क्षेत्र केरल पूर्वी तमिलनाडु उड़ीसा छोटा नागपुर पठार मेघालय पश्चिमी घाट। दोमट या जलोढ़ मिट्टी नवीन जलोढ़ या खादर जल धारक क्षमता अधिक प्राकृतिक सदैव उर्वरक। विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र। प्राचीन जलोढ़ या बांगर प्राकृतिक कम ओवर नियमित उर्वरक की आवश्यकता। लवणता और क्षारीयता अधिक रेह का जमाव सर्वाधिक रंग गहरा पीला। भावर विस्तार शिवालिक का गिरिपदीय क्षेत्र। खनिज तत्व प्रचुरता नाइट्रोजन जैविक पदार्थ अल्पता फास्फोट की। अगला हम लोग देख सकते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो ये हो जाएगा परिभाषा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। क्षेत्रफल लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर। देश का 33.5% भाग। विस्तार क्षेत्र पंजाब से असम तक मैदानी भाग तथा नर्मदा ताप्ती महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी घाटियों तक। निर्माण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी के द्वारा लाए गए अवसादों तथा अवसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा। रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के मध्य। सघनता रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच। खनिज तत्व प्रचुरता पोटास फास्फोरिक एसिड चूना जैव पदार्थ अल्पता नाइट्रोजन और ह्यूमस। अगला हम लोग देखिए जलोढ़ मृदा का विशिष्ट प्रमुख फसलें चावल गन्ना कपास तिलहन फल सब्जियां आदि गेहूं जूट मक्का। विभाजन नवीन जलोढ़ या खादर प्राचीन जलोढ़ या बांगर या भावर। सबसे कम जल की क्षमता धारण क्षमता होती है बलुई दोमट मिट्टी की। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी जलोढ़। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मिट्टी। अगला हम लोग देखिए मिट्टी का विविध में तो लाल मिट्टियाँ विस्तार 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का 26.8%। निर्माण राबेदार और कायांतरिक सेलों के विघटन या वियोजन से। खनिज तत्व प्रचुरता सिलिका आयरन अल्पता चूना मैग्नीशियम पोटास ह्यूमस आदि। रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण। विस्तार पश्चिमी तमिलनाडु कर्नाटक दक्षिणी महाराष्ट्र तेलंगाना छत्तीसगढ़ उड़ीसा छोटा नागपुर पठार। मरुस्थलीय मिट्टियाँ विकास शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में। विस्तार राजस्थान सौराष्ट्र गुजरात कच्छ गुजरात दक्षिण पंजाब। खनिज तत्व जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी। अगला हम लोग देखें दोमट मिट्टी लोम मिट्टी के कण प्रतिशत 40% की बालू 20% की गाद पासु कण सिल्ट 40% मृतिका। हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टियाँ। दलहनी फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम की। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है कश्मीर हिमालय। अगला टॉपिक है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा भारत में के विशिष्ट देखें विशेषता पीएच मान होता है अधिक पीएच मान होता है। विस्तार सूक्ष्म अर्ध सूक्ष्म दलदली क्षेत्रों में। विस्तार दक्षिणी पंजाब दक्षिणी हरियाणा पश्चिमी राजस्थान आदि। तेजाबी अम्लीय मृदाएं प्रकृति अवसादी विकास भू आकृति अम्लीय मूल सामग्री नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से। संबंधित मृदा समूह लेटेराइट लौहमय लाल अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं। महत्वपूर्ण तथ्य है समान फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान होना आवश्यक है 6 से 7 के मध्य। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चूने का। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय। अगला है मृदा अपर्दन एवं सुधार। प्रकृति का विकर्ता जैसे जल वायु पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण की मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन के मुख्य कारक है निवर्णीकरण अत्यधिक पशुचारण झूम कृषि अवैज्ञानिक कृषि पद्धति अंधाधुंध खनन आदि। मृदा अपर्दन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भारत चंबल या
यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय, गिरिपदीय क्षेत्र, महाराष्ट्र काली मृदा मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शुष्क क्षेत्र इत्यादि। अगला हम लोग देख सकते हैं मृदा अपरदन की प्रक्रियाओं का कार्मिक अनुक्रम। अगला है अस्पताल बूंदाघात अपरदन, वर्षों की बूंदों का मृदा के ऊपरी परतों की प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण। परत अपरदन, सीट इरोशन, मिट्टी के जल का साथ बहना। रील अपरदन, मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना। अवनालिका अपरदन, रील अपरदन की नालियों को बड़ा हो जाना। धारा चैनल अपरदन, जल का एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होना जब तक चैनल को अपरदित करे कि स्थिर ढाल को प्राप्त न कर ले। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए, भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोद खड्डों का निर्माण के कारण हुआ है अवनालिका अपरदन से। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण, अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी आदि द्वारा। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। लवणीय मृदा के निर्माण की अधिकता के कारण होता है मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता। लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं तो गुजरात। अगला हम लोग देखिए मृदा संरक्षण उपयुक्त पद्धतियाँ। सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग, वायुरोध। मृदा सुधार, उर्वरता में वृद्धि, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती, फसल चक्र। प्राकृतिक वनस्पति नोट, प्राकृतिक वनस्पति वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना और अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनों का प्रकार, विभिन्न भौगोलिक तत्वों की पर निर्भरता, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई, भूगर्भिक संरचना। वनों का वर्गीकरण भारत उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, वनांचली और अनुपवन पर्वतीय वन। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। अवस्थिति अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भाग में, सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक। मुख्य वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, आम्बनुस, नारियल, बांस, आयरनवुड। अधिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। विस्तार क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी तटीय मैदान। औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। जलीय उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर। क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय का गिरिपद क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, उड़ीसा आदि। उदाहरण साल, सागवान, शीशम, महुआ, चंदन, आंवला आदि। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर। क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भाग। उदाहरण अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, पीपल, नीम, साल आदि। अगला है उष्णकटिबंधीय के कटीले वन। विशेषता 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के वन। विस्तार क्षेत्र मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का शुष्क क्षेत्र। प्रमुख वृक्ष अकासिया, खजूर, पाम, यूफोर्बिया, बबूल, बेर, नागफनी आदि। वेलांचली और अनूप वन विकास आर्द्र भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत। नोट, भारत में वेलांचली और अनूप वनों के विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि के क्षेत्र राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि, भारत के पूर्वी तट के डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून, चिल्का झील। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लैगून व आर्द्र भूमि। गुजरात के पूर्व से राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश। ब्रह्मपुत्र घाटी, मेवाड़ के मैदान और उत्तर पूर्व भारत और हिमालय गिरिपद क्षेत्र में स्थित दलदली अनूप क्षेत्र। गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन और अन्य आर्द्र भूमियाँ। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें व नदियाँ। मैंग्रोव वन के बारे में देखिए, एक प्रकार की वनस्पति पौधे जड़ों को जल में डूबे रहना। विकास तटीय क्षेत्र, लवणीय दलदल, ज्वालामुख पंख मैदानी क्षेत्रों में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन। विस्तार क्षेत्र महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी डेल्टाई क्षेत्रों में।
अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। पश्चिमी हिमालय के देवदार में वृक्ष पाए जाते हैं। 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कत्था बनाने हेतु प्रयोग लाया जाता है खैर की लकड़ी। जंगल की आग के नाम से जाना जाता है ब्यूटीमिया मोनोस्पर्मा ढाक अथवा पलाश को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है पलाश के फूल को। सामाजिक मानकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी का वृक्ष। अन्य नाम मरुस्थल का राजा। बिरोजा और तारपीन के तेल बनाने में प्रयुक्त वनोपज लीसा प्राप्त होता है चीर वृक्ष से। कटहल, गूलर, आकटेज और फन से यह पौधा जिसमें फूल नहीं होता फन। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तरी कोयल नदी शिलान्यास किया गया मंडल बांध परियोजना का। सिंचाई एवं नहरें। भारत में सिंचाई के साधन है नलकूप। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 46.2%। वर्ष 2014-15 में नलकूप और अन्य कुएं शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 62.82%। वर्ष 2014-15 में नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 23.66%। वर्ष 2014-15 में टैक्स तालाब शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 2.52%। वर्ष 2014-15 में अन्य साधन शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शेष 11%। वर्ष 2014-15 में भारतीय सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। लघु सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई हेतु साधन कुआं, नलकूप, पंपसेट, तालाब आदि। सिंचाई आपूर्ति लगभग 62% भारत की कुल सिंचाई का। मत्स्य सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्र 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई। बृहद सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई। बड़ी एवं मध्य परियोजनाओं के देश की लगभग 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र में शीर्ष 3 राज्य 2015-16 में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान राजस्थान। अगला है गंगनहर। ये हम लोग देखें उद्गम सतलज नदी से हुसैनीवाला फिरोजपुर के निकट। निर्माण वर्ष 1927 बीकानेर के महाराजा श्री गंग सिंह द्वारा। विश्व के सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक। पूर्वी यमुना नहर लंबाई 197 किलोमीटर। मुख्य नहर की सिंचाई आपूर्ति हिंडन यमुना दोआब के जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद। उद्गम यमुना नदी के बाएं तट ताजेवाला के निकट से। ऊपरी गंगा नहर का विशिष्ट देखिए निर्माण 1842। परियोजना के जनक सर पीटी काटले। उद्गम गंगा के दाएं तट के भीमगौरा हरिद्वार। लंबाई 298 किलोमीटर। नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6496 किलोमीटर। जलापूर्ति हरिद्वार, उत्तराखंड, सहारनपुर, मेरठ, एटा, मुजफ्फरनगर, बुंदेलशहर, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनीपुर, आगरा। अगला हम लोग देखते हैं उद्गम स्थल नरौरा, बुलंदशहर, निचली गंगा नहर। परिचालन वर्ष 1878 ईस्वी। लंबाई 98.8 किलोमीटर। नहर प्रणाली की कुल लंबाई 8278 किलोमीटर। गंडक परियोजना अवस्थिति। गंडक नदी से त्रिवेणी घाट के पास हरियाली योजना शुभारंभ 27 जनवरी 2003। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उद्देश्य देश में जल संभर विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY स्वीकृति 1 जुलाई 2015। उद्देश्य कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करना, हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करना। अगला है शारदा नहर। उद्गम शारदा नदी से बैराज के निकट कर बनवासा के निकट से। लंबाई 44.3 किलोमीटर। मुख्य नहर की नहर प्रणाली की लंबाई 9961.3 किलोमीटर। जलापूर्ति पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, सुल्तानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज आदि। इंदिरा गांधी नहर परियोजना शिलान्यास मार्च 1958। शिलान्यासकर्ता तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। नहर का उद्गम पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरीके बांध से। लंबाई 649 किलोमीटर। नोट, यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2008 तक। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम। समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश द्वारा सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र यूपी एट ए ग्लांस 2020 के अनुसार वर्ष 2017-18 में नलकूप 74.9%, नहर 15.2%, कुआं 8.7%, टैक्स एवं झील 0.5%, अन्य साधन 0.7%। नोट, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है।
पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले में सिंचाई का मुख्य साधन है इंदिरा गांधी नहर। केरल के पक्कलम जिले में चेरुकुन्नम पूजा नदी पर निर्मित है मंगलम सिंचाई परियोजना। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर्थ आर्थर कॉटन। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। फरक्का के नहर की जलवहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरीके बैराज। सतलज, रावी और बांस नदी के जल प्राप्त करती है इंदिरा गांधी नहर। कोरोमंडल तट पर स्थित है बकिंघम नहर। हरियाली योजना संबंधित है बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। इसमें हम लोग देखें सरदार सरोवर परियोजना, निर्माण नर्मदा नदी पर, नवेगांव गुजरात। विद्युत उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट। जलापूर्ति सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का मध्य प्रदेश 65.18%, गुजरात को 32.14%। विद्युत आपूर्ति मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 57%, महाराष्ट्र को 27%। लाभान्वित राज्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भाखड़ा नांगल बांध, इसमें हम लोग देखें निर्माण सतलज नदी पर, कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जलाशय गोविंद सागर संयुक्त परियोजना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। बांध भाखड़ा नागर सतलज नदी पर। अगला हम लोग देख सकते हैं नर्मदा धारग्रस्त समिति, स्थापना 1986, महाराष्ट्र के धुले जिले में समाज वैज्ञानिक मेघा पाटकर द्वारा। उद्देश्य सरदार सरोवर परियोजना का विरोध और नामकरण। 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई संगठन विलय के परिणाम स्वरूप। अवस्थिति कावेरी नदी कर्नाटक पर, कृष्णराज सागर बांध वृंदावन उद्यान से संबंधित रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया द्वारा निर्धारित। इंदिरा सागर परियोजना अवस्थिति नर्मदा नदी पर, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश। विद्युत उत्पादन 1000 मेगावाट का लक्ष्य। सिंचाई उत्पत्ति 1.23 लाख हेक्टेयर। भूमि सिंचाई का लक्ष्य। नर्मदा नदी संबंधित अन्य परियोजनाएं ओंकेश्वर परियोजना, बरगी आदि। अगला हम लोग देख सकते हैं कावेरी नदी जल विवाद संबंधित राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। अगला हम लोग देखें हीराकुंड बांध। हीराकुंड का निर्माण 1948 में प्रारंभ, पूरा 1957 में। अवस्थिति महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर। सिंचित क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। चंबल घाटी परियोजना, चंबल परियोजना अवस्थिति चंबल नदी पर, संबंधित बांध गांधी सागर बांध, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध, राजस्थान। संयुक्त परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगला हम लोग देख सकते हैं टिहरी बांध परियोजना अवस्थिति भागीरथी गंगा नदी पर, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम के निकट, टिहरी, उत्तराखंड जिले में। निर्माण 1978 से प्रारंभ। योजना आयोग स्वीकृति 1972। भारत में स्थिति देश का सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर। विरोध का कारण भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित, पर्यावरण क्षति, लोगों का विस्थापन। अगला हम लोग देख सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना, स्थापना 1948। दामोदर घाटी नदी संबंधित बांध तिलैया बांध, मैथॉन, बेलपहाड़ी, बराकर नदी के कोडरमा जिला। रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर, तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों के मध्य निर्मित है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना चंबल नदी पर निर्मित जलाशय है। राणा प्रताप सागर। बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। मैथॉन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बनाए जाते हैं बराकर नदी पर। कोनार बांध का निर्माण हुआ है कोनार नदी पर। नागार्जुन सागर बांध है पूर्व वर्ष 1967। अवस्थिति कृष्णा नदी पर। सिंचाई पूर्ति नलगोंडा, प्रकाशम, खंडम और गुंटूर जिला। बांध चेन्नई बांध 1550 मीटर लंबा, विस्तार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अगला है विविध परियोजना, इसमें हम लोग देखिए चूका बांध परियोजना, स्थापना भारत और भूटान के सहयोग से। निर्माण वांगचू रैयत नदी पर, भूटान में। ऊंचाई 40 मीटर। प्रबंधन 1991 में भूटान के प्रबंधन के हाथ में सौंपा गया। विद्युत निर्यात का प्रावधान, अधिकांश भाग भारत को। विद्युत क्षमता 336 मेगावाट। वित्त पोषित, भारत सरकार की पूर्व वित्त पोषित इकाई। 60% अनुदान, 40% ऋण। इडुक्की बांध परियोजना, निर्माण पेरियार नदी पर, केरल। वैश्विक स्थिति एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक। ऊंचाई 555 फीट। अवस्थिति कुरावानमाल और कुराथीमाला पर्वतों के मध्य। तेलुगु गंगा परियोजना अवस्थिति आंध्र प्रदेश। जलापूर्ति कृष्णा नदी द्वारा, तमिलनाडु के चेन्नई शहर को
पेयजल प्रदान करना। संयुक्त परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अगला हम लोग देख सकते हैं मयूराक्षी परियोजना निर्माण मयूराक्षी नदी पर लाभान्वित राज्य पश्चिमी बंगाल, झारखंड। संबंधित बांध कनाडा का मसनजोर बांध, झारखंड। मयूराक्षी नदी पर विद्युत उत्पादन 4000 किलोवाट। अगला हम लोग देख सकते हैं निर्माण कालपोंग नदी पर कालपोंग जल विद्युत परियोजना। प्रथम जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगला रिहंद परियोजना अन्य नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। निर्माण रिहंद नदी पर अवस्थित पिपरी, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश। बांध 934 मीटर लंबा, 91 मीटर ऊंचा रिहंद बांध। जल विद्युत क्षमता 300 मेगावाट। ओबरा में झील गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील। रिहंद बांध की पृष्ठभूमि में निर्मित 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि। अगला हम लोग देखें उकाई परियोजना विशिष्टता निर्माण ताप्ती नदी पर अवस्थित उकाई, सूरत जिला, गुजरात। सिंचित क्षेत्र 1.5 लाख हेक्टेयर। बांध 4948 मीटर लंबा, 68.6 मीटर ऊंचा। विद्युत क्षमता 300 मेगावाट। कालागढ़ बांध निर्माण रामगंगा नदी पर, ऊंचाई 128 मीटर, लंबाई 715 मीटर। तवा परियोजना निर्माण तवा नदी पर अवस्थित होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ऊंचाई 59 मीटर, लंबाई 1815। तुलबुल नौवहन परियोजना निर्माण झेलम नदी पर अवस्थित जम्मू और कश्मीर। अन्य नाम तुलबुल नौवहन परियोजना भारत द्वारा, बुलर बैराज पाकिस्तान द्वारा। विवादित परियोजना भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला हम लोग देख सकते हैं पोंग बांध निर्माण ब्यास नदी पर अवस्थित दक्षिण पश्चिम भाग, हिमाचल प्रदेश। ऊंचाई 113 मीटर। अन्य नाम ब्यास डैम। संबंधित झील महाराणा प्रताप सागर झील। निर्माण पोंग बांध द्वारा। उपयोग सिंचाई जल विद्युत उत्पादन में। महत्वपूर्ण तथ्य तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेटूर परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद परियोजना। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी पर निर्मित है मेजा बांध। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाव नदी पर निर्मित है बलिहार जल विद्युत परियोजना। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाव नदी पर निर्मित है दुलहस्ती परियोजना, एक हाइड्रो पावर स्टेशन। भारत राजनीतिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक 732 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 38 द्वीप ही बसे हैं, शेष निर्जन है। अगला हम लोग देख सकते हैं पूर्वी तटीय मैदान के अधिक चौड़ा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान, उत्तर तटीय भाग के गोदावरी डेल्टा तक, उत्कल तट, कलिंग तट, उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटीय मैदान तक, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत कोरोमंडल तट। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट। गोवा से बंगलौर कर्नाटक का क्षेत्र कन्नड़ तट। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान मालाबार तट। कर्क रेखा को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। यह भारत का लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला हम लोग देखें दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा प्रवाह तंत्र रखती है। भारत की नदियाँ हम झीलें में देखें तो जम्मू और कश्मीर स्थित बुलर झील भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का उत्तरी सरकार तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील खारे पानी की झील है। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमतल ताल फुलहर झील से निकलती है। अगला हम लोग देखें हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववर्तीय प्रवाह का उदाहरण है। भारत में उद्गमी तथा भारत में प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी गंगा, लंबाई 2525 किलोमीटर है। सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु एवं उसका सहायक नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, पंचनद आदि। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस ताल से निकलती है। ये हिमालय की सबसे श्रेणियों को काटती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी गंगा प्रथम नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम इस प्रकार है: स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वेगई। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा हुआ है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।